नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th जियो की और डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th जियो के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से रहेंगे? वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में कंटिन्यूअसली रिपीट होते रहते हैं, यानी कि वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिनके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ये हमारी एग्जाम सीरीज रहेगी। इस एग्जाम सीरीज में सबसे पहले हम जियो की दोनों बुक को कवर करेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं पोल साइंस की भी, इकोनॉमिक्स की भी बात करेंगे, हिस्ट्री की भी बात करेंगे। यानी कि हम काफ़ी सारे सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं इस एग्जाम सीरीज में। ये जो हमारी एग्जाम सीरीज है ये ऑन डिमांड सीरीज है, क्योंकि हमने 9th क्लास में, उसके बाद 10th क्लास में इसी टाइप की सीरीज़ लेकर के आए थे, जिससे काफ़ी सारा सपोर्ट भी आपका मिला था, आपको काफ़ी सारी हेल्प मिली थी। तो उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसी टाइप की सीरीज़ को आप कंटिन्यू कीजिए 11th में और 12th में भी। तो हम 11th के जियो की बात करें तो चैप्टर हम पहले ही पब्लिश कर चुके हैं। ओके, बाकी सब्जेक्ट के चैप्टर्स नहीं आए तो वो चैप्टर्स भी आएंगे। बाकी सब्जेक्ट की जो इस टाइप की सीरीज़ है वो सीरीज़ भी हम कंटिन्यू करेंगे। यानी कि इस बार हमारा जो फोकस रहेगा वो फोकस 11th क्लास के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि हम 9th और 10th के लगभग से जो कंटेंट है वो पब्लिश कर चुके हैं। तो हमें ज़्यादा फोकस करना है 11th के ऊपर। तो हम 11th के लिए सब कुछ अपडेट वगैरह सब कुछ आपके लिए लेकर के आने, चाहे वो सैम्पल क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो यूटी के आपके पेपर हो, चाहे वो मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर हो, तो इस टाइप के जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी वो सब कुछ हम आपको देने वाले। आज की अगर बात करें तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को। अब ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? आपके पास जियो में दो बुक रहेगी, ठीक। एक तो रहेगी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। वो क्या है? वो है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ये जो बुक है थोड़ी सी डिफिकल्ट रहेगी, लेकिन मजेदार रहेगी। अगर उस बुक को आपने क्लियर कर लिया, इट मीन्स दैट आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एमएससी तक के, ठीक। तो पहले हम उस बुक की बात नहीं करें, पहले हम बात करें हमारी बी बुक की। बी बुक कौन सी है? इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, भारत भौतिक पर्यावरण। ये जो बुक है ये बुक थोड़ी सी आपके लिए आसान रहेगी, क्योंकि इस बुक के ज़्यादातर जो चैप्टर रहेंगे, मोस्टली जो चैप्टर है वो हम पहले कवर कर चुके हैं। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा, ये बी बुक का फर्स्ट चैप्टर हमारा भारत स्थिति यानी कि इंडिया लोकेशन की बात करेंगे। ये जो चैप्टर है आप 2 बार पहले कवर कर चुके हो। कब किया आपने? जब आप 6th क्लास में थे, तो उसमें 7th चैप्टर था आपका ज्योग्राफी का, आर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत। उसमें हमने ये सब कुछ पढ़ा था जो इस चैप्टर में आप पढ़ रहे हो। उसी तरीके से 9th क्लास में जब हम पहुंचे थे तो वहां पे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर था इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत आकार तथा स्थिति। तो उसका कंटेंट और इस चैप्टर का कंटेंट डिट्टो सेम है, ठीक। यानी कि कुछ भी अलग नहीं है। तो ये चैप्टर भी मैं पहले पब्लिश कर चुका हूं। तो यहाँ पे हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर टिके रहेंगे, यानी कि उससे इधर उधर की बात नहीं करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस एपिसोड की, इस वीडियो की। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, यानी कि इस चैप्टर के वो क्वेश्चंस जो 1 मार्कर क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो इसमें फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, वो ये है कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 8 राज्यों से गुजरती है। अब ये जो क्वेश्चन है वो कई तरीके से पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि इसी टाइप से पूछा जाए। ये एमसीक्यूज के फॉर्मेट में भी हो सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, या कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है उनके नाम लिखिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो हमें एग्जैक्टली पता भी होना चाहिए कि कौन से राज्यों से गुजरती है। तो इसके लिए एक ईजी सा फॉर्मूला है कि मित्र पर गमछा झाड़। मित्र हो गया, उसके ऊपर पर हो गया, उसके ऊपर हमने लिख दिया गमछा। अब ये गमछा क्या होता है? गमछा एक कपड़ा होता है, आमतौर पे किसान अपने साथ रखते हैं पसीना वगैरह पूंछने के लिए, या यूं कह सकते हैं कि जो डर्ट वगैरह जमा हो जाती है, चेहरे के ऊपर मिट्टी वगैरह लग गई या मुंह साफ कर दिया, तो उसको पोंछने के लिए वो इस गमछे को प्रयोग में लाते हैं। तो मित्र पर गमछा झाड़, ठीक। ये हमारे हो गया एक लाइन। अब इसी में उन 8 राज्यों के नाम लिखे हैं, जैसे मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान, गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झाड़ से झारखंड। तो ये वो 8 राज्य है जहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ओके, ये जो कर्क रेखा है ये भारत के लगभग मध्य से गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके अगर मान की बात करें तो इसका मान जो वैल्यू होती है वो होती है 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड होती है, उत्तरी अक्षांश होती है। तो ये इसका मान होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन।
उसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ओके, भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल अगर हम बताएं तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है या फिर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कैसे बता सकते हो, लाख बताओगे तो ऐसे 32.8 लाख होगा और ऐसे मिलियन में बताओगे तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 32.8 लाख ही कर लीजिए आप। ठीक, 8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक, स्क्वायर किलोमीटर जिसको आप बोल सकते हो। तो ये भारत का क्षेत्रफल है। अब इसी एरिया के बेस पर इंडिया कौन सी पोजीशन पे है, 7वें स्थान पर है। कौन से पे है, 7वें स्थान पर है। यानी कि 6 देश ऐसे हैं जो साइज में इंडिया से बड़े हैं। अब वो कौन से देश हैं, थोड़ा सा पता कर लेते हैं ना। तो सबसे बड़ा देश है विश्व का, वो है रूस। ओके, रसिया हो गया। उसके बाद दूसरे स्थान पे आता है कनाडा, हो जाएगा, कनाडा हो गया। वर्ल्ड मैप में देखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है यूएसए। चौथे पे आ जाता है हमारा चाइना, क्लियर, चीन हो गया। 5वें पे कौन सा आएगा, 5वें पे आ जाएगा हमारा ब्राज़ील, ठीक। छठे पे कौन सा आ जाएगा, छठे पे आ जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया, क्लियर। उसके बाद 7वें पे कौन सा आएगा, 7वें पे आ जाएगा हमारा भारत, ठीक। तो ये वो 6 देश है जो भारत से बड़े। इसमें जो रसिया है, रूस है, वो भारत से 5.5 गुना बड़ा है। देखिए 5.5 गुना बड़ा है। पॉपुलेशन यूपी से भी कम है इसकी। कनाडा 3 गुना बड़ा है, यूएसए लगभग 3 गुना बड़ा है, चाइना लगभग 3 गुना बड़ा है, ब्राज़ील लगभग 3 गुना बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया लगभग 2.5 गुना बड़ा है और उसके बाद इंडिया आता है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा हमारा प्रश्न है, कौन सी देशांतर रेखा को भारत की मानक रेखा माना जाता है। ठीक, ये हमें बताना है। तो यह है 82 डिग्री 30 मिनट की पूर्वी देशांतर रेखा को। ये जो 82 डिग्री 30 मिनट की पूर्वी देशांतर रेखा, मानक रेखा क्या है कि ये भारत में कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के नज़दीक है, मिर्जापुर, वहाँ से गुजरती है। इलाहाबाद के नज़दीक नैनी है, नैनी के नज़दीक मिर्जापुर है, मिर्जापुर से गुजरती है। और ये जो रेखा है देशांतर रेखा, ये जो रेखा, यहीं से हमने अपना टाइम लिया, पूरे देश का टाइम है इसी के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। यानी कि जब सूर्य सीधा इसी के ऊपर चमकता है सीधा, तब हम ये मानते हैं कि पूरे देश में 12 बज गए। ठीक, टाइम हमने इसी के अकॉर्डिंग सेट किया ताकि पूरे देश में एक जैसा टाइम रहे। तो हम डिटेल में तो नहीं जाएंगे कि कैसे कैसे सेट होता है, लेकिन इतना याद रखना है कि 82 डिग्री 30 मिनट की, 82 डिग्री 30 मिनट की जो पूर्वी देशांतर की रेखा है, उसको भारत की स्टैंडर्ड लाइन, स्टैंडर्ड मेरिडियन या मानक रेखा माना जाता है। क्लियर, समझ में आ गया ना। कहाँ से गुजरती है, ये इलाहाबाद के नज़दीक मिर्जापुर है, नैनी है, नैनी के पास मिर्जापुर है, तो वहाँ से गुजरती है। आप इसमें से कोई भी लिख सकते हो, नैनी के पास है, मिर्जापुर के पास है, इलाहाबाद के पास है, तो चलेगा आपका। ठीक, उसके बाद फोर्थ देखिए, नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक, ये भारत का टोटल एरिया है। क्लियर, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है। भारत के किस राज्य में, अब देखिए सूर्य कहाँ से निकलता है, सूर्य पूर्व से निकलता है, ऐसे ही होता है ना, पूर्व से उदय होता है। अब पूर्व से निकलता है तो पूर्व में सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, वहाँ सबसे पहले निकलेगा, तो वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। गुजरात क्योंकि सबसे पश्चिम में है, तो सबसे पश्चिम में, देखिए कि अगर हम इंडिया की बात करें, थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं मैप बनाने की, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है कि यहाँ से जो राज्य है, इस साइड में पूर्वी दिशा में जो राज्य है, यहाँ पे सबसे पहले निकलेगा, और जो सबसे पश्चिमी दिशा में राज्य वहाँ क्या होगा, सबसे लेट निकलेगा। तो जो गुजरात है वो तो इस साइड आ गया ना, और अरुणाचल प्रदेश इस साइड आ गया, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलेगा और सबसे लास्ट में गुजरात में निकलेगा। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो हमारा प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, दोनों ही पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ा है राजस्थान, किसके बेस पे, क्षेत्रफल के बेस पे, और सबसे छोटा है गोवा, क्षेत्रफल के आधार पे। हालांकि अगर हम बात करें जनसंख्या के आधार पे तो यूपी सबसे बड़ा है पॉपुलेशन के बेस पे, और सबसे छोटा हमारा सिक्किम हो जाता है जब हम जनसंख्या के आधार पे बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में बात की गई क्षेत्रफल के आधार पे, एरिया के बेस पे, तो सबसे बड़ा राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। क्लियर, उसके बाद सेवंथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का 1 मार्कर के लिए, वो है कि किस पड़ोसी देश के साथ हमारी सबसे लंबी स्थलीय सीमा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये बहुत हाई लेवल के जो एग्जाम होते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, उसमें भी आता है, या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी आता है। तो ये है
भारत के किस पड़ोसी देश के साथ हमारी सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो है बांग्लादेश। ओके, इसको याद करने का एक तरीका है, एक लाइन है कि जैसे बचपन में एमबीए किया, बचपन में सॉरी बचपन में एमबीए किया, ठीक, एमबीए किया, ये लाइन है। इस लाइन को याद रख लीजिएगा। अब देखिए कि इसमें सीरियल वाइज हमारे उन पड़ोसी देशों के नाम दिए गए जिनके साथ हमारी सीमा लगती है, और सीरियल वाइज दिए गए सबसे लंबी से लेकर के सबसे छोटी तक। सबसे पहले बचपन में बै से बांग्लादेश, सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, ठीक। क्योंकि हम जब वर्ल्ड मैप देखते हैं ना, या हम इंडिया पॉलिटिकल मैप देखते हैं, तो देखने में ऐसे लगता है तो या चाइना होगा या पाकिस्तान होगा, बांग्लादेश लगता ही नहीं। लेकिन बांग्लादेश जिग जैग वे में, इसलिए बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद आ जाता है च से चाइना, तीसरे पे आ गया पै से पाकिस्तान, चौथी सबसे लंबी सीमा न से नेपाल, पांचवी सबसे लंबी सीमा म्यांमार के साथ, छठी सबसे लंबी सीमा भूटान के साथ, और सातवीं सबसे लंबी सीमा है ए से अफगानिस्तान के साथ। यानी कि सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है और सबसे छोटी सीमा वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो ये हमें याद रहेगा यहाँ से, ठीक। बचपन में एमबीए किया। उसके बाद हम 8th क्वेश्चन की बात करेंगे। 8वां जो हमारा प्रश्न रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, वो है कि किस पड़ोसी देश के साथ हमारी सबसे छोटी स्थलीय सीमा, तो वो हम अभी ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, तो रहेगा हमारा अफगानिस्तान। क्लियर? तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो वो है गुजरात। गुजरात की जो तटीय सीमा है वो सबसे लंबी है। जैसे गुजरात है इसी टाइप से जिगजैग वे में है, तो ये हमारा गुजरात है। यहाँ पे इसकी तटीय सीमा वो सबसे लंबी है। क्लियर? तटीय सीमा समझते हो ना, समुद्री सीमा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया कि कर्क रेखा भारत के कितने अक्षांश से गुजरती है, हमें बताना है कि इसकी मान वैल्यू क्या है। ओके, तो इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू है वो है 23 डिग्री 30 मिनट्स। ओके, उत्तरी अक्षांश। तो ये इसकी मान या वैल्यू है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और ये रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसकी बात हम सबसे पहले कर चुके हैं। उसके बाद 11th जो हमारा क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, वो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा था। ओके, यहाँ पे था आ गया है, नहीं था आ गया। क्यों? क्योंकि ये बिंदु अभी सागर के नीचे, पानी के नीचे छुप गया, एक तरीके से अंडर वाटर हो गया। तो है इंदिरा पॉइंट, जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो उसके सबसे दक्षिण वाले भाग में ये पॉइंट था। तो 2004 में जब सुनामी आई थी 2004 में, तो ये अंडर वाटर चला गया। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि भारत में, जो भारत है उसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी, ये हमें बताना है। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितनी? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब ये कैसे हैं? देखिए 29 राज्य थे पहले, 29 राज्य थे ना, 29 राज्य थे। 29 में से एक माइनस हो गया। कौन सा माइनस हो गया? माइनस हो गया जम्मू एंड कश्मीर, 28 राज्य रह गए। पहले 7 राज्य थे। ओके, 7 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। 7 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें से जो जम्मू कश्मीर अलग हुआ उसके बन गए 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए ना। एक तो बन गया हमारा लद्दाख और एक बन गया जम्मू और कश्मीर। तो ये 7 जमा 2 कितने हो गए? 9 बन गए। तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन इसमें से एक और कम हो गया 26 जनवरी 2020 को। कौन सा कम हो गया? कि जो दादरा नगर हवेली और दमन और दीव थे, 2 अलग अलग थे, उनको मिला करके एक कर दिया, मर्ज करके। तो अब रह गए हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो हमारे देश में अब 28 राज्य और 8 यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरीज है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्लियर? अब ये रहे हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। इसके अलावा आपको सभी स्टेट और कैपिटल भी अच्छे से करनी है, क्योंकि इस चैप्टर में से आपका ये जो चैप्टर रहेगा इसमें से कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आना है। इसमें से आपका 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा, एक आपका 3 मार्कर क्वेश्चन रहेगा, एक आपका मैफा का क्वेश्चन आ सकता है। तो मैफा के क्वेश्चन में क्या करना है आपको? सभी स्टेट्स, कैपिटल्स और नेबरिंग कंट्रीज और उनकी कैपिटल को अच्छे से तैयार करना है। ठीक, यानी कि स्टेट, कैपिटल, नेबरिंग कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स को अच्छे से तैयार कर लेना है। वो आपके 1 मार्कर में भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना कि इस प्रदेश की कैपिटल का नाम बताइए, राजधानी का नाम बताइए, तो वो भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा रहेगा सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, यानी कि जो 3 मार्कर क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस चैप्टर में से कोई भी 5 मार्कर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो 3 मार्कर क्वेश्चन है वो भी कम बनेंगे, 3 क्वेश्चन है।
तो इसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, तो वो है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताइए। ठीक, अब ये अक्षांश और देशांतर क्या होती है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, डिटेल में तो नहीं जा सकते यहाँ पे। ये मान लीजिए कि ग्लोब है हमारा, ठीक है, मान लीजिए इसके बीच में से एक रेखा जाती है, काल्पनिक रेखा है, 0 डिग्री उसका मान है। दोबारा से देखिए कि मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है, ठीक, इसके बीच में से एक रेखा गुजरती है, 0 डिग्री इसकी वैल्यू है, इसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखा, ओके, इक्वेटर बोलते हैं, जो भूमि को 2 बराबर भागों में बांटती है, भूमि के मध्य से गुजरती है। इसके ऊपर वाला भाग होता है उत्तरी गोलार्ध और ये वाला भाग है दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि ये पूरा गोला है ना, तो वो गोले का आधा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिण वाला गोले का आधा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब इसी रेखा के समांतर की अगर बात करें तो इसी के समानांतर यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे लेकर के 90 डिग्री तक रेखाएं गुजरती हैं। तो ये हो जाती है हमारी कौन सी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड, यानी कि लेटी हुई रेखाओं को लैटिट्यूड बोलते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है उससे साउथ पोल की तरफ भी ऐसे रेखाएं जाती है, ये होती है हमारी देशांतरी रेखाएं। कौन सी रेखाएं, ये देशांतरी रेखाएं। तो अब इन्होंने क्या पूछा, ये पूछा कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है, यानी कि हम कौन से अक्षांशों के बीच में आते हैं और कौन से देशांतर के बीच में आते हैं, ये हमें बताना है। तो इंडिया उत्तरी गोलार्ध में आता है, लेकिन अक्षांश और देशांतर कितने के बीच में आते हैं, तो ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। तो हम जब चैप्टर डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये कैसे निकलता है, कैसे हम जान सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चंस की ही बात करें तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में और 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में, ओके, 8 डिग्री 4 मिनट से। अब थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से हमारा हो जाए, यहाँ से मैं कि अगर, क्योंकि स्पेस अपने पास थोड़ा कम होता है तो उसी के अकॉर्डिंग मैप बनना मुश्किल हो जाता है इसमें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ हद तक हम आपको समझा पाएँ। तो ये हमारा थोड़ा सा कुछ बनेगा, मैप टाइप से बनेगा, तो उसी से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम विस्तार की बात करें इंडिया के, तो यहाँ जो साउथ की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट की लाइन जाएगी, ओके, ठीक से यहाँ नहीं बन पा रहा, फिर भी कोशिश करते हैं कि यहाँ से छोटा सा मैप बना लेते हैं। तो यहाँ से साउथ की तरफ अगर हम जाते हैं, साउथ की तरफ, तो वहाँ से हमारी शुरू होती है 8 डिग्री 4 मिनट की लाइन, ठीक। और अगर हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो वहाँ से हमारी शुरू होगी कितने डिग्री 4 मिनट की, यहाँ से फिर भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो वहाँ से जस्ट ए मिनट कि यहाँ से हम उत्तर की तरफ जाएं, नीचे की साइड में जो इंडिया का पार्ट है, तो वहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट की लाइन स्टार्ट होती है। ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट की लाइन है, यानी कि हमने बता दिया कि भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। तो कौन सी रेखाओं का बता रहे हैं हम, अक्षांश रेखाओं को बता रहे हैं। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के यहाँ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में। उसके बाद हम जब देशांतरी विस्तार बताते हैं तो यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट की लाइन निकलती है गुजरात की साइड से, और यहाँ से निकलती है हमारी 97 डिग्री 25 मिनट की, ओके। तो ये हमारा विस्तार है, ठीक। कैसा विस्तार है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट 2-5 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है, और कर्क रेखा भारत के लगभग बीच में से गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये हमें बताना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, कंटिन्यूसली रिपीट होता रहे, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो 3 मार्कर क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, हमारे 3 मार्कर क्वेश्चन में सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा, ये भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य गुजरात से 2 घंटे पहले निकलता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। स्पष्ट कीजिए ऐसा क्यों है, हमें ये कारण बताना है। देखिए कि अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हमारा एक साइड में गुजरात आ जाता है, ठीक, यहाँ पे हमारा गुजरात आ गया। इस साइड में जब हम जाते हैं सिक्किम से आगे की तरफ भूटान, और भूटान से आगे की तरफ निकलते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। अब ये पूछा गया कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में जो समय, यहाँ पे सूर्य 2 घंटे पहले निकल जाता है और यहाँ पे सूर्य निकलता है 2 घंटे बाद में, कारण बताना हमें। तो पृथ्वी और पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। पहली चीज़ तो ये समझिए, पश्चिम से पूर्व की तरफ, समझ रहे हो ना, यानी कि अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हो तो आपके लेफ्ट साइड से फिर राइट साइड में घूमती है, ऐसे घूमती है। तो इसके कारण क्या होता है कि सूर्य तो एक जगह फिक्स है, ऊपर की तरफ देखिए, जहां भी बैठे हो ऊपर वहां लगा लीजिए कि सूर्य है। तो पृथ्वी क्या करेगी, जो हमारी अर्थ है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ आएगी, तो जो भाग सबसे पूर्व में रहेगा वो क्या रहेगा, मान लीजिए कि ऐसे घूम रही है हमारी,
ऐसे रोटेट हो रही है ना। तो ये हमारा इंडिया, यहाँ पे हमारा गुजरात है मान लीजिए, ठीक। यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है, हम इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं बनाने की। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो ये वाला पार्ट तो सबसे पहले आगे आ गया ना, तो यहाँ पे सूर्य पहले निकलेगा, यहाँ पे बाद में निकलेगा। तो इतना समझ में आ गया, आगे ना, कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इसके कारण पूर्वोत्तर भाग है वो सूर्य के सामने पहले आएगा, वहां पे सूर्योदय पहले होगा। इतना समझ में आ गया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पूर्व में, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले निकलता है, जबकि गुजरात में सबसे लास्ट में निकलता है, क्योंकि वो सबसे पश्चिम में, सूर्य के सामने सबसे लास्ट में आता है वो। इतने तक तो कहानी ठीक है। अब इन्होंने कहा कि 2 घंटे पहले, अब 2 घंटे का हिसाब क्या है, यानी कि 2 घंटे एग्जैक्टली क्यों, तो इसको भी हम समझ देते हैं कि सूर्य जो है वो 1 डिग्री को पार करने में कितने मिनट लेता है, 4 मिनट लेता है। ओके, और गुजरात तथा अरुणाचल प्रदेश के बीच में 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री कैसे, कि इंडिया का जो विस्तार है ना, पूर्वी देशांतर का जो विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, ठीक, कितना है 97 डिग्री 25 मिनट। अब देखिए कितना हो गया, लगभग 30 डिग्री के आसपास हो जाता है, लगभग सा। अब जो 30 डिग्री का हमारा दूरी हो गई गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में, तो सूर्य 1 डिग्री को पार करने में कितने मिनट ले रहा है, 4 मिनट। और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 30 डिग्री का अंतर है, तो 30 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हो गए, 120 मिनट। यानी कि सूर्य अरुणाचल प्रदेश में गुजरात से 2 घंटे पहले निकलेगा, गुजरात में 2 घंटे बाद में निकलेगा, क्योंकि 30 डिग्री का दोनों में अंतर आ जाता है। तो इतना टाइम लग जाएगा सूर्य को गुजरात तक पहुंचने में। इसलिए जो सूर्य है वो अरुणाचल प्रदेश में गुजरात से 2 घंटे पहले निकल रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा सा ये भी बता दें कि भारत में 82 डिग्री 30 मिनट की रेखा है, वो मानक सीमा रेखा माना जाता है, और इसीलिए घड़ी में समय पूरे देश में एक जैसा रहता है। हालांकि 2 घंटे पहले निकलेगा, लेकिन टाइम एक जैसा रहेगा पूरे देश में। क्या किया हमने कि इसके अकॉर्डिंग टाइम सेट नहीं किया सूर्य कब निकल रहा है, हमने क्या किया, देश के बिल्कुल बीच में से 82 डिग्री 30 मिनट की लाइन जो रेखा गुजरती है, देशांतर रेखा गुजरती है, उसको हमने मानक समय रेखा मान लिया, उसके हिसाब से समय सेट कर दिया। तो समय पूरे देश में एक जैसा ही दिखाएगा, हालांकि जो सूर्य निकलेगा वो 2 घंटे पहले ही निकलेगा वहां पर। क्लियर। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज में, तो यहाँ पे थर्ड जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, वो बनेगा कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से क्या लाभ प्राप्त है। ये मैं बताना है कि जो हिंद महासागर की अगर हम बात करें, ओके, तो हिंद महासागर में हमारा क्या है कि हमारी केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। केंद्रीय स्थिति प्राप्त है ना, यहाँ देखिए बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं। और ये हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया, इंडिया, हिंद के नाम पर। तो यहाँ पर ऐसा क्या, इससे हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो पहले यह कि सांस्कृतिक आदान प्रदान में मदद मिलती है। तो हमारी यहाँ पे एक लंबी तटरेखा आ जाती है। लंबी तटरेखा, कितनी लंबी तटरेखा है हमारी, जो तटरेखा की अगर बात करें तो लगभग ये 7516.6 किलोमीटर लंबी है हमारी। इतनी लंबी तटरेखा है, यानी कि यहाँ से शुरू करें और यहाँ तक आएँ तो इतनी लंबी हमारी तटरेखा रहेगी। ये जो लंबी तटरेखा है इस पे बहुत सारी बंदरगाह हैं, बहुत सारे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ सीमा लगती है। इससे हमारा सांस्कृतिक आदान प्रदान न केवल अब होता है, पहले भी होता रहा है। दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध बनते रहे, दूसरे देशों से अनेक धर्म हमारे देश में पहुँचे, दूसरे देशों में हमारे देश से धर्म पहुँचे। बौद्ध धर्म का प्रचार है, जैन धर्म का प्रचार है, वो यहीं से हुआ है। तो एक तो सांस्कृतिक आदान प्रदान में मदद मिली हमें, दूसरा विदेशी व्यापार में भी सहायक है ये। यहाँ पे बड़ी बड़ी बंदरगाहें हैं, 12 मुख्य बंदरगाहें और 187 के आसपास छोटी और मध्यम आकार की बंदरगाहें या पतन है जिनसे विदेशी व्यापार करते हैं। 95% जो हमारा विदेशी व्यापार है वो जल मार्गों से होता है, तो विदेशी व्यापार में भी सहायक है। तीसरा इसका लाभ है संसाधनों की प्राप्ति। जो समुद्र है वहाँ से हमें कई संसाधन मिलते हैं, जैसे मछली पालन के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे नमक प्राप्त किया जाता है। ऐसे यहाँ पे मुंबई है, मुंबई हाई में, इसके आसपास मुंबई हाई है, तो वहाँ से हम अपना खनिज तेल प्राप्त करते हैं। 60% से ज़्यादा जो देश का तेल है, पेट्रोल और डीजल की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, तो वो यहाँ से निकालते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैग्नीशियम या इस प्रकार के कई और मिनरल भी हम प्राप्त करते हैं, तो इसके लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हिंद महासागर। और इसके साथ साथ इसका सैनिक महत्व भी है, देश की सुरक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इतनी लंबी तटरेखा होने के कारण इतना आसान नहीं होता देश के ऊपर कहीं से भी अटैक करना। तो ये रहेंगे हमारे लिए हिंद महासागर के लाभ, यानी कि हिंद महासागर में जो भारत की केंद्रीय स्थिति प्राप्त है तो उसके हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो ये था हमारा आज का एपिसोड जिसमें हमने बात की हमारे
जियो के फर्स्ट चैप्टर की, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो इस सीरीज में हम सारे जो चैप्टर हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। हिंदी में भी रहेंगे, इंग्लिश में भी रहेंगे, और बाकी सब्जेक्ट जो आपके पोल साइंस, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, उनके क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।